मूल सिद्धांत। क्यों छोटे बदलाव बड़ा असर दिखाते हैं? एक, छोटी छोटी आदतें की चमत्कारिक ताकत। ब्रिटिश साइकिल की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली इस संस्था ने हाल ही में नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेब ब्रोसफोर्ड को रख लिया था। वह यह समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्ष से साधारण दर्ज को झेल रहे थे। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक की सिर्फ एक बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर की फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे। 110 वर्ष के किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस ने जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप के शीर्ष साइकिलिंग निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यह अन्य प्रोफेशनल देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिलिंग खिलाड़ी उनके गियर को प्रयोग में लेते हैं तो उनकी बिक्री घट सकती है। ब्रेसफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रवृत्ता उन्हें पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वे इस रणनीति को छोटी छोटी जीत या फायदे का संग्रह कहते थे। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें उस हर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहे। ब्रेसफोर्ड कहते हैं, पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखेंगे और फिर उनमें 1% सुधार भी करेंगे, तो आप जब समग्र रूप से उसे अमल में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव कर चुके होंगे। ब्रेसफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलाव से शुरुआत की, जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिज़ाइन करवाया ताकि यह अधिक सुविधाजनक हो सके एवं टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सके। उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिकली हीटेड पैड्स पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों का तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायोफीडबैक सेंसर के प्रयोग से यह जांचा कि प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने बीटन टनल, एक विशेष सुरंग जिसमें लगातार हवा चलती है, उसमें कई वाहनों का भी परीक्षण होता है, मैं विभिन्न कपड़े पहनकर परीक्षण किया और आउटडोर में साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट्स की बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया, जो हल्के और ज़्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। ब्रेसफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% का सुधार करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई तरह से मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेजी से मसल्स को ठीक करता है। उसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंडी के चपेट में आने से बचे। उन्होंने यह भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किसी तरह का तकिया और गद्दा लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रक भी भीतर से सफ़ेद रंग से पेंट करा लिया ताकि धूल के मामूली कणों को भी देखा जा सके जो पहले नज़र नहीं आते थे, जबकि उसके कारण अच्छे से तैयार की हुई साइकिल की गति भी खराब हो सकती थी। उस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए तो परिणाम इतनी तेजी से आए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्रेसफोर्ड के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उसने सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा में 60% स्वर्ण पदक जीते।
4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। उसी वर्ष ब्रैडली विंक्स पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर की फ्रांस में जीत दर्ज की। अगले वर्ष उनकी ही टीम के अन्य साथी फ्रिक्स क्रूम ने यह रेस तेजी और 2015, 2016 और 2017 में भी वही जीते। 100 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 मर्तबा टूर की फ्रांस में जीत दर्ज की। ब्रिटेन ने साइकिलिस्ट 10 वर्ष की अवधि 2007 से 2017 के बीच 178 विश्व चैंपियन और 66 ओलंपिक अथवा पैरालिंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की थी और साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल दौर माना जाता है। यह होता है कैसे सामान्य एथलीट की एक टीम ऐसे मामूली बदलावों से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है जो पहली बार देखने पर उतने मामूली लगते हैं कि उन्हें बहुत से बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकत्र होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे के दे सकते हैं और किस प्रकार से आप यह नज़रिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। क्यों छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती है। दैनिक जीवन में किसी निर्णायक क्षण के महत्व का आंकलन बड़ा चढ़ाकर करना और छोटे छोटे सुधारों को कम समझना बहुत ही आसान है। यह हम मानते हैं कि बड़ी सफलता में ज़्यादा प्रयास जरूरी है, भले ही वह वजन घटाने का मामला हो, कारोबार बढ़ाना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या किसी मकसद को प्राप्त करना हो। हम अपने आप पर इतना दबाव डालते हैं ताकि किसी तरह से कुछ ऐसा बदलाव हो सके कि हर कोई इस बारे में बात करे। इन सब के बीच 1% सुधार विशेष रूप से कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी तो इस पर कोई ध्यान तक नहीं देता, लेकिन यह लंबे समय के लिए बहुत अर्थपूर्ण हो सकता है। छोटा सुधार लंबे समय में साधारण अंतर दिखा सकता है। उसका गणित इस प्रकार काम करता है। यदि आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो पूरे एक वर्ष में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। उसके विपरीत यदि आप एक वर्ष तक हर दिन हर फीसदी बदतर होते जाते हैं तो आप शून्य के करीब हो जाएंगे। भले ही छोटी चीज़ें से शुरुआत हो या छोटी हार से, यह एकत्र होकर कई गुना हो जाती है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज से कई गुना बढ़ता है, उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने पर बढ़ता जाता है। भले ही वे किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखती हो, लेकिन कई महीनों और वर्षों से इनका प्रभाव जबरदस्त हो सकता है। जब आप 2, 5 या एकाचित 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छी आदत के मूल्य क्या है और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। हर दिन 1% बेहतर होना। एक वर्ष में प्रतिदिन 1% खराब होना। एक वर्ष में प्रतिदिन 1% बेहतर होना। चित्र छोटी आदतों के प्रभाव लंबे समय में दिखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन 1% बेहतर होते हैं तो एक वर्ष बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकेंगे। जीवन में प्रतिदिन इस अवसाधारणों का महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हैं तो आप करोड़पति नहीं हो जाते हैं। यदि 3 दिन जिम जाएंगे तो भी आप बेडोल ही रहेंगे। यदि आप हर रात 1 घंटा मैंडारिन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख पाते। हम कुछ बदलाव करते हैं लेकिन नतीजे तेज़ी से नहीं दिखते और फिर हम पुराने ढर्रे पर ही लौट जाते हैं।
दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि आज आपने सेहत को लाभ न पहुंचाने वाले भोजन खाया है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं तो वे आपको माफ़ कर देंगे। यदि आप एक दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हैं तो उसे पूरा करने के लिए बाद में एक दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब आप खराब फैसलों से 1% गलती हर दिन करते हैं और छोटी गलतियां दोहराते चले जाते हैं, साथ ही छोटे छोटे बहानों को सही ठहराते हैं, तो हमारा यही चयन अंत में बढ़कर खराब नतीजे दे सकता है। यह कई गलतियों का संयन होता है। 1% गिरावट के कारण ही बाद में समस्या होती है। अपनी आदतों में बदलाव से जो प्रभाव होता है वह किसी विमान को अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। सोचिए कि आप लॉस एंजल्स के न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यदि पायलट एयरलाइंस लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से चलते हुए 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं तो न्यूयॉर्क की बजाय आप वाशिंगटन डीसी में उतरेंगे। उड़ान भरते समय उतने मामूली बदलाव की ओर शायद ध्यान न जाता होता हो, तो भले ही विमान का अगला भाग कुछ फीट की मोड़ों को, लेकिन यहाँ तक अमेरिका में ही आपको सैकड़ों मील दूर उतारेगा। उसी प्रकार से दैनिक जीवन की आदतों में मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जाता है। 1% बेहतर या 1% बदतर उस पल भले ही उल्लेखनीय न लगे, लेकिन कालांतर में यह भारी बदलाव दिखा सकता है कि आप क्या है और आप क्या हो सकते थे। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है, जीवन में केवल एक बार बदलाव का नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं, लेकिन फ़र्क उससे पड़ता है कि आपकी आदतों आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही है या नहीं। आपको अपने वर्तमान नतीजे को बजाय अपनी वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति हैं और आप हर महीने जो कमा रहे हैं उससे अधिक खर्च कर रहे हैं तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आपके खर्च करने की आदतें बदलती नहीं है तो अंत अच्छा नहीं रहेगा। उससे विपरीत आप हर महीने कुछ न कुछ बचा रहे हैं तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र या स्वायत्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं, भले ही आप जितना चाहते हैं उससे धीमी गति से चल रहे हों। आपके परिणाम आपकी आदतों का ही संकलन होता है। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। खाने की आदतों की आपके वजन का निर्माण करती है। आपके सीखने की आदतों का परिणाम ही आपका ज्ञान है। आपकी सफाई की आदतों का नतीजा अलग दिखता है। आप जो दोहराते हैं वही आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपनी भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहाँ पहुँचोगे तो आपको छोटे फायदों और छोटे नुकसानों दोनों का एक वक्र बना होना होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके दैनिक जीवन की पसंद नापसंद 10 या 20 वर्ष में आपको क्या परिणाम देगी। क्या आप हर माह की कमाई से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हैं? क्या आप पुस्तकें पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष आपका भविष्य अपने आप बता देंगे। सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बड़ा देता है। आप जीवन को जो भी दे रहे हैं वह गुणित होकर सामने आएगा। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देगी, खराब आदतें समय को आपका शत्रु बना देगी। आदतें सुधारी तलवार है,
आदतें दुधारी तलवार है। बुरी आदतें आसानी से आपको ख़त्म कर सकती है, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती है, उसीलिए उसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती है और अपनी पसंद के अनुसार कैसे उन्हें बनाया जाए, ताकि आप उस दोधारी तलवार की एक धार से बच सके। प्रगति वास्तव में होती कैसी है? सोचिए कि आपके सामने टेबल पर बर्फ का क्यूब रखा है। उसमें कमरे में इतनी ठंडक है कि आप अपनी आँखों को देख सकते हैं। यह तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ का क्यूब अभी भी है। 29 डिग्री, 30, 31। अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री, बर्फ पिघलने लगती है। उससे पहले 1-1 डिग्री बढ़ने से उतना अंतर नहीं पड़ा था, लेकिन इस 1 डिग्री ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। आपकी आदतें आपके लिए संयोजित हो सकती है या फिर विरोध में खड़ी हो सकती है। सकारात्मक संयोजन, नकारात्मक संयोजन। उद्भक्ता वाले अवयन। किसी एक दिन में एक अतिरिक्त कार्य पूरा करना एक छोटा सा कर्तव्य हो सकता है, लेकिन पूरे करियर के लिए यह बहुत मायने रखेगा। पुराने काम को स्वतः कर पाने के प्रभाव या किसी नए कौशल्य में निपुण होना भी उल्लेखनीय होता है। बिना सोचे आप जितने भी काम संभालते हैं। तनाव के अवयन। ट्रैफिक जाम की कुंठा, पालन पोषण के दायित्व का मार, 2 वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने की चिंता, थोड़ा अधिक ब्लड प्रेशर का तनाव। तनाव के ये कारण हैं जो खुद ही संभल कर सकते हैं, लेकिन जब ये कई वर्षों तक बने रहते हैं तो सेहत के लिए गंभीर हो सकते हैं। ज्ञान के अवयव। कोई एक बात सीख लेने से आप विद्वान नहीं बन जाते हैं, लेकिन जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति से आप में बदलाव आ जाता है। हर पुस्तक को पढ़ रहे हैं वह आपको कुछ नया ही नया सिखाती है, बल्कि पुराने ढरे पर सोचने के तरीकों में भी बदलाव लाती है। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, ज्ञान उसी तरह से कार्य करता है, यह चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ता जाता है। नकारात्मक विचारों के अवयव। जितना अधिक आप यह सोचते हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं, मूर्ख हैं या सुंदर नहीं है, उतना अधिक आप जीवन को उसी रूप में देखने लगते हैं। उस तरह से आप विचारों में अवरुद्ध को जाते हैं। उसी प्रकार से जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तब भी यह होता है। एक बार जब आप लोगों को क्रोधी, अन्यायी या स्वार्थी के रूप में देखने लगते हैं तो उसी तरह के लोग हर स्थान पर दिखने लगेंगे। संबंधों के अवयव। लोग आपके ही व्यवहार का पलटन जवाब देते हैं। जितना आप दूसरे की मदद करेंगे, अन्य लोगों उतनी ही अधिक आपकी मदद करना चाहेंगे। थोड़ा अच्छा बनकर बात करने से उनके नतीजे आपको दिखने लगते हैं और मजबूत संबंध बन जाते हैं। क्रोध के अवयव। बहुत कम ऐसा होता है कि दंगे, विरोध, आंदोलन किसी एक घटना का नतीजा हो। जब तक छोटे छोटे आक्रोश हर दिन का बिगाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक घटना घट जाती है और आक्रोश जंगल की आग के जैसा फैल जाता है। सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभावनाएं तैयार करते हैं। यह स्थिर हर जगह देखने को मिल जाती है। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग तो पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही माह में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्ष में बूढ़ा हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वह जमीन के भीतर जड़ें जमात रहता है और अगले 6 हफ्ते में 90 फीट तक बढ़ जाता है।
किसी प्रकार से आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती है जब तक कि यह एक अहम सीमा को पार नहीं कर जाते और नए स्तर नहीं पा लेते। किसी अनुसंधान या तलाश के आरंभ और मध्य में अक्सर निराशा की खाई होती है। आप सीधी रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और पहले दिन, एक हफ्ते और यहाँ तक कि कई माह तक जब बदलाव अप्रभावी दिखते हैं तो आप कुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हैं, यह किसी भी संयोजन प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणाम में विलंबित होता है। यह मूल कारणों में से एक है कि क्यों स्थायी आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजे नहीं मिलते तो वे उसे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं कई महीने तक हर दिन दौड़ा तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा। जब इस तरह के विचार हावी होते हैं तो अच्छी आदतों को दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है। लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है ताकि आप इस प्रकार को पार कर सके। उसे मैं अंतर्हीन संभावनाओं का पठार कहता हूँ। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप सुधरने की क्षमता को खो चुके हैं। अक्सर यह एक कारण से होता है कि आप जब तक अंतर्निहित संभावनाओं का पठार पार नहीं कर पाए हैं, कड़े परिश्रमों के बाद भी सफलता हासिल न करने की शिकायत करना, कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ़ का क्यूब न पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया हुआ कर्म नष्ट या व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि वह जमा होते जा रहा है। जो भी घटता है वह 32 डिग्री पर होता है। जब आप अंततः अंतर्निहित संभावनाओं के पठार को पार कर लेते हैं तो लोग उसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल वह नाटकीय घटना देखती है जब आप सफलता प्राप्त करते हैं। वह प्रक्रियाएं नहीं दिखती जिनसे आप निकले हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका वह काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण आज आप उछाल ले सके। क्योंकि जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं। मानव भूगर्भीय दबाव के समान ही होता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रहकर लाखों वर्ष तक एक दूसरे को रगड़ती रहती है। तनाव धीरे धीरे बढ़ जाता है, फिर एक दिन वे उसी तरह से एक दूसरे को रगड़ती है जिसे वर्षों से चला रहा था। लेकिन उस बार तनाव बहुत अधिक हो जाता है, भूकंप आ जाता है। एक कदम कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है। महारत हासिल करने में धैर्य लगता है। एनबीर के इतिहास की सबसे सफल टीम से एंटोनियस स्पर्श ने समाज सुधारक कैब रीज का एक कथन अपने लॉकर रूम में लटका रखा है। जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता तो मैं पत्थर तोड़ने वाले की ओर देखता हूँ जो चट्टान पर हथौड़ा चलाते हैं। करीब सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो भी उसमें दरार नहीं आती है। 100 के बाद पहले ही हथौड़े में यह 2 टुकड़े में बट जाती है और मैं जानता हूँ कि यह अंतिम हथौड़ा नहीं होता है जिसने उसे तोड़ा, बल्कि पहले भी जो चल है उनका भी असर होता है। सभी बड़ी चीज़ें छोटी शुरुआतों से प्राप्त हो पाती है। हर आदत का बीज अकेला छोटा सा निर्णय रहता है, लेकिन जैसे ही वह फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वह मजबूत होने लगता है।
यह जड़ें समान है और शाखाएं निकलने लगती है। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर बतूल का एक तड़का वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के समान है। अंतर्निहित संभावनाओं का पठार। चित्र 2। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रगति एक सीधी रेखा में होती जाएगी। हम यह उम्मीद बहुत कम करते हैं कि यह जल्द मिलेगी। वास्तव में हमारे प्रयासों के नतीजे अक्सर देर से ही मिलते हैं। कई माह या वर्षों के बाद हमारे द्वारा पहले किए गए काम का हम वास्तविक मूल्य समझ पाते हैं। यह निराशा की घाटी बना देता है, जहां लोग हफ्तों और महीनों मेहनत करने के बाद भी बिना किसी परिणाम के हतोत्साहित महसूस करते हैं। हालांकि यह काम व्यर्थ नहीं जाता है, यह जमा होने लगता है। हमारे पिछले प्रयासों का पूर्ण मूल्य काफ़ी समय बाद प्राप्त होता है, लेकिन यह इस बात से तय होता है कि यह क्या हम उस आदत के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं कि हम अंतर्निहित संभावनाओं के पठार पर आकर सफल हासिल कर सके। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो लोगों को अवांछित आदतों की ओर ले जाते हैं और दूसरों को अच्छी आदतों के समग्र प्रभाव का आनंद लेने देते हैं। लक्ष्य को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कई चिंताएं, ज़्यादा समय दोस्तों और परिवारों के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। कई वर्षों तक मैं भी अपनी आदतों को उसी से अनुसार बताता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था जिसे प्राप्त करना था। मैं स्कूल में ग्रेस के लिए, जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल हो गया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्य से बहुत कम लेना देना था। लगभग हर चीज़ का लेना देना उन व्यवस्थाओं से था जिनका मैंने पालन किया था। व्यवस्थाओं और लक्ष्यों के बीच कई फर्क है। यह एक विशेषता है। सबसे पहले मैंने उसे डिल्बर्ट कॉमिक की कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स से सीखा। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवस्थाएं वे प्रक्रिया है जो आपको नतीजों की ओर ले जाती है। यदि आप कोच हैं तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था यह तरीका है जिससे तहत खिलाड़ियों का चयन होता है, अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर का कारोबार बनाने का होगा। आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट आइडिया का परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होगी। यदि आप एक संगीतकार है तो आपका लक्ष्य कई नए रचनाओं को तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपायों से कैसे निपटते हैं, गुरु के फीडबैक लेने की प्रक्रिया आदि आपकी व्यवस्था है। अब एक रोचक प्रश्न, यदि आप अपने लक्ष्य की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप बास्केटबॉल कोच हैं और स्पर्धा जीतने के लिए लक्ष्य की उपेक्षा करके केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम हर दिन किसी तरह से अभ्यास कर रही है, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूँ मिलेंगे।
किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तव में जीतने का सही तरीका माना जाता है। 3 बार के सुपर बाउल विजेता बिल बॉल्स के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगी। यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाए, व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दें। उसके मायने क्या है? क्या लक्ष्य बेकार की चीज़ है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन व्यवस्था प्रगति करके लिए सबसे उपयुक्त करती है। समस्याएं तब बहुत सारी हो जाती है जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में ही बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। समस्या 1, जीतने और हारने वाले के लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना अस्तित्व बचे रहने के पूर्वाग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाते हैं, यानी जो दौड़ में बच जाते हैं। हम यह आकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उन्हें सफल बनाया है। हम उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही होता है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। हर सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के लक्ष्य समान रहते हैं। तो फिर लक्ष्य विजेताओं को हारने वालों से अलग नहीं करता। टूर डी फ्रांस को जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइकिलिस्ट को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। वे तो हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य प्रोफेशनल टीम चाहती है। यह लक्ष्य तो हमेशा ही रहा था। अलग परिणाम तभी आ पाया जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधार की व्यवस्थाएं लागू की। समस्या नंबर 2, लक्ष्य प्राप्त करना क्षणिक परिवर्तन मात्र होता है। सोचिए, आपका कमरा अस्त व्यस्त है और आपने उसे साफ करने का लक्ष्य रखा है। यदि आप ऊर्जा से भरकर वह करेंगे तो अभी ही वह साफ हो जाएगा, लेकिन यदि आप आलस ही की वह आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ था, तो कमरे में नई गंदगी पसर जाएगी और फिर आप किसी और प्रेरणा की उम्मीद करने लगेंगे। आपको बार बार वह परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्था को बदल ही नहीं सके। आपने किसी लक्ष्य का उपचार बिना कारण जाने ही किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए ही बदलाव होता है। सुधार के बारे में यह सहज ज्ञान है कि विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने नतीजे बदलने की ज़रूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में हमें वह व्यवस्था या प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो वह अस्थायी रूप से हो पाती है। बेहतरी के लिए सुधार करना है तो आपको अब व्यवस्थाओं के स्तर पर समस्या हल करनी होगी। जो इनपुट्स है उनमें सुधार कर ले, परिणाम खुद सुधर जाएंगे। समस्या 3, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। किसी लक्ष्य के बारे में अंतर्निहित अनुमान यह रखता है कि एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूँगा। लक्ष्य के साथ तब समस्या हो जाती है जब आपकी मानसिकता बन चुकी होती है कि आप अगले पड़ाव की प्राप्ति तक खुशियाँ नहीं मनाएंगे। मैं इस झंझट में इतनी बार उलझा हूँ कि संख्या मुझे पता नहीं। वर्षों तक खुशियाँ मेरे लिए भविष्य की बात बनकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचन देता था कि एक बार मैं 20 पाउंड मांसपेशियों और बना लूं या मेरे कारोबार का उल्लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में हो जाए तो अंततः मुझे आराम मिलेगा।
यह नहीं, लक्ष्य या तो यह या वह का टकराव पैदा करते हैं। या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करके सफल होते हैं या फिर विफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी की संकुचित सोच में बांध लेते हैं। यह गलत दिशा है। यह संभव नहीं है कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता वैसा ही हो जैसा खाका आपने अपने दिमाग में शुरुआत के वक्त बनाया था। सिर्फ एक परिदृश्य तक अपनी संतुष्टि को सीमित रखने का कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के कई मार्ग हैं। व्यवस्था पहले बनाने की मानसिकता तनाव के मुक्त प्रदान करती है। जब आप उत्पाद के ज़्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति नहीं देनी होती। आप कभी भी खुश हो सकते हैं क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था का काम करती जा रही है, और एक प्रणाली या व्यवस्था कई स्वरूपों में सफल हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा हो उसी से सफलता मिले। समस्या नंबर 4, लक्ष्यों का दीर्घकालीन प्रगति से टकराव। अंततः लक्ष्योन्मुखी मानसिकता आप पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छोड़ेगी। कई बाधक महीनों तक कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिश लाइन को पार करते हैं वे प्रशिक्षण रोक ही देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती। जब आपका सारा परिश्रम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए होता है तो उसे प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है। उसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्त करने के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना होता है, परंतु व्यवस्था या प्रणाली बनाने का मकसद खेल को खेलते रहना होता है। वास्तविक लंबी सोच लक्ष्य विहीन सोच होती है। यह केवल एक लक्ष्य हासिल करने मात्र तक ही सीमित नहीं होती है। यह सतत सुधार या परिशोधन का अंतहीन चक्र है। निश्चित रूप से यह किसी प्रक्रिया को लेकर आपकी प्रतिबद्धता है जो आपकी प्रगति का निर्माण करेगी। छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी प्रणाली में है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती है, इसलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बदलने की आपकी प्रणाली गलत है। आप अपने लक्ष्यों को स्तर तक ऊंचा नहीं उठाते हैं, आप प्रणालियों को स्तर तक नीचा जाते हैं। किसी एक लक्ष्य की बजाय पूरी प्रणाली का या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक के मूल विषयों में से एक है। ऑटोमेटिक छोटी छोटी शब्द के पीछे भी गहरे अर्थ निहित है, लेकिन आप अब समझ गए होंगे कि छोटी आदतों के मायने मामूली बदलाव है, मामूली लाभ, 1% सुधार। लेकिन छोटी आदतें केवल पुरानी आदतें नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटा सुधार होता है। छोटी आदतों ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होती है। जैसे छोटे छोटे अणुओं से छोटे छोटे अणुओं से कण बनते हैं, वैसे ही छोटे छोटे आदतों से उल्लेखनीय नतीजों का निर्माण होता है। आदतें हमारे जीवन में अणु जैसी होती है, हर एक मूल इकाई के रूप में होती है जो समग्र सुधार में सहयोग देती है। पहले ये छोटी छोटी आदतें ज़्यादा महत्व की नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही ये एक के बाद एक बढ़ती जाती है तो यह बड़ी जीत का ईंधन बन जाती है, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज़्यादा होती है। वे छोटी और प्रबल दोनों होती है। यह ऑटोमेटिक हैबिट छोटी आदत के मुहावरे का अर्थ है। नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना ऐसा न केवल छोटा और करने के आसान होते हैं, बल्कि यह अतुल शक्ति का स्रोत भी होता है। यह संयुक्त वृद्धि की व्यवस्था का एक अहम अंग होता है।
अभ्यास का सार: आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। प्रतिदिन 1% बेहतर होना लंबे समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दोधारी तलवार होती है, वे अपने लिए भी काम करती है और आपके विरोध में भी काम करती है, इसलिए उसे विस्तार से समझ लेना जरूरी होता है। छोटे बदलाव अक्सर तब तक कोई अंतर नहीं बताते हैं जब तक कि आप किसी अहम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। किसी भी संयुक्त प्रक्रिया में सर्वाधिक शक्तिशाली परिणाम देर से ही मिलता है। उसके लिए आपका धैर्य आवश्यक है। कोई भी छोटी आदतें बड़ी प्रणाली या प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जिस प्रकार अणुओं से कण बनते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय परिणाम निकलते हैं। यदि आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाइए, उसकी बजाय अपनी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्यों के स्तर पर तक ऊंचा नहीं उठ सकते, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। जब यह पुस्तक प्रकाशित होने जा रही थी तब ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में नई सूचनाएं प्राप्त हुई थी। आप मेरे विचार atomichehabits.com पर देख सकते हैं। मैंने स्वयं उसमें रुचि ली और वास्तव में उसकी गणना की। वाशिंगटन डीसी ने न्यूयॉर्क शहर 225 मील दूर है। मान लीजिए आप 747 विमान या एयरबस A380 में उड़ान भर रहे हैं। जब आप लॉस एंजल्स छोड़ते हैं तो विमान की दिशा 3.5 डिग्री बदल जाती है। ऐसे में संभावना होती है कि विमान की नोज 7.2 से 7.6 फीट या 86 से 92 इंच शिफ्ट हो जाएगी। दिशा में मामूली सा शिफ्ट गंतव्य में बहुत ज़्यादा अंतर ला देता है। ऑटोमेटिक हैबिट्स के पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। कंटिन्यू के लिए आप पार्ट 2 सुन सकते हैं। ऑसम ऑडियो बुक आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। दोस्तों, ऐसे ही और सारे हिंदी ऑडियो बुक सुनने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।